नमो नमः। सुस्वागतम। आप सभी का स्वागत है कक्षा 10वीं में संस्कृत विषय की वर्कशीट 13 का अध्ययन करने के लिए। आज जो हमारा विषय है वह है संधि। संधि किसे कहा जाता है? पूर्व में हमने संधि का सामान्य परिचय का अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे विषय को पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम पुनः जान लेते हैं कि संधि कहा किसे जाता है। संधि का यदि सामान्य अर्थ जाना जाए तो उसे कहते हैं वर्ण विकार, यानी जहाँ पर वर्णों का विकार हो, दो वर्णों के मिलने पर एक नया वर्ण उपस्थित हो, उसे विकार कहा जाता है। तो यहाँ पर वर्ण विकार को हम संधि कह सकते हैं। और वह किस प्रकार से होता है? जब दो पदों या एक ही पद में दो वर्णों का परस्पर मेल होता है, और वह कैसा होता है? व्यवधान रहित होता है। अर्थात उन दोनों वर्णों के बीच में कोई तीसरा वर्ण नहीं होना चाहिए। तो उनकी यदि समीपता होती है, संहिता होती है, समीपता या संहिता होती है, तो उस वर्ण विकार को हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो इस प्रकार से दो वर्ण आपस में परस्पर किसी व्यवधान रहित, यानी किसी तीसरे वर्ण के बीच में ना रहने पर जब मिलते हैं तो हम उसे संधि कहते हैं। हमने बार बार यह अध्ययन किया है। उदाहरण के माध्यम से हम संधि को समझ लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक उदाहरण है, विद्या जमा आलयः। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसको क्या बनता है? संधि क्या होती है? विद्यालयः। यहाँ पर यदि जानते हैं इसे अलग कर कर, तो विद्या एक शब्द है, उसके अंदर से जो आ वर्ण था वह अलग हो गया विद्या में से, और आलया का आ अलग हो गया। दोनों का जब हम मेल करते हैं तो आ जमा आ, दोनों दीर्घ आ बन जाते हैं, और जब इसको मिलाया जाता है तो विद्यालयः शब्द बनता है। तो यहाँ पर भी जो दो वर्ण थे उनके बीच में कोई व्यवधान नहीं था, आ और आ के बीच में कोई व्यवधान नहीं है, इसलिए दोनों के मेल पर एक दीर्घ आ हो गया। तो जब यह पूरा शब्द मिलता है विद्या जमा आलया, तो विद्यालयः बनता है। तो इस प्रकार से हम पूर्व में इस चीज़ का अध्ययन कर चुके हैं। आगे हमने जाना था कि संधि के तीन मुख्यतः भेद हैं। सबसे प्रथम जो है स्वर संधि है, जिसे हम कहते हैं स्वर संधि। स्वर संधि किसे कहा जाता है? जहाँ पर स्वर वर्णों का आपस में व्यवधान रहित मेल होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। और स्वर वर्ण इसमें मुख्यतः प्रधान होते हैं, जिनका हम अध्ययन पूर्व में कर चुके हैं। अब हमारे पाठ्यक्रम में जो विषय है वह है व्यंजन संधि। तो आइए पहले व्यंजन संधि की परिभाषा को समझ लेते हैं, उसके पश्चात पाठ्यक्रम में आए हुए विषय को समझेंगे। तो सर्वप्रथम व्यंजन संधि यानी हल संधि जिसे कहा जाता है। व्यंजन संधि का दूसरा नाम हल संधि भी है। व्यंजन के पश्चात स्वर या दो व्यंजन वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित सामीप्य की स्थिति में जो व्यंजन या हल वर्ण का परिवर्तन हो जाता है वह व्यंजन संधि कही जाती है। यानी जब स्वर या व्यंजन दो वर्णों का आपस में मेल होगा और उसके बीच में कोई तीसरा वर्ण नहीं होगा, तो उसे हम व्यंजन संधि कहेंगे या हल संधि कहेंगे। व्यंजन और हल दोनों नाम हैं। अब हमारे पाठ्यक्रम में जो आया है कक्षा 10वीं में, वह है वर्ग का तृतीय वर्ण होना। तो वर्ग का तृतीय वर्ण होना क्या चीज़ है? पहले हम इसको समझ लेते हैं सामान्य परिभाषा के माध्यम से। पद के अंत में स्थित झल के स्थान पर जश हो जाता है। यह झल वर्ण कौन से हैं इसका अध्ययन हम करेंगे, और जश कौन से हैं इसका अध्ययन करेंगे। जलों में वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण या श श सा या ह आता है। ये 24 वर्ण आते हैं। तो इस तरह झल के स्थान पर कौन से वर्ण आते हैं? झल के स्थान पर कौन सा वर्ण होता है? जश वर्ण होता है। तो जश कौन सा है? ज ब ग ड़ द, यह वर्ण होते हैं। झल के स्थान पर जश होते हैं। झल वर्ण हमने ऊपर अध्ययन किया कि ये झल वर्ण है। तो अब ये वर्ग के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाता है। इसे दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। जो हम वर्णमाला पढ़ते हैं उसमें हर वर्ग में 5 वर्ण होते हैं, जिसमें से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे वर्ण के स्थान पर तीसरा वर्ण होता है। तो और साथ ही श स स ह में श के स्थान पर ग आता है। तो अब हम इसको परिभाषा को जो है संपूर्ण अच्छी तरीके से समझने के लिए हम इसे बोर्ड में समझते हैं। तो आइए इसका अध्ययन एक बार हम बोर्ड में कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वर्ग का यह जो वर्ण है ये क वर्ग है। इसी प्रकार से ये च वर्ग है, और ये ट वर्ग है, ये त वर्ग है, यह प वर्ग है। तो इस प्रकार से
यह वर्ग है, इन्हें वर्ग क्यों कहा गया, क वर्ग, क्योंकि क वर्ग, क वर्ण के अंतर्गत ये सारे वर्ण आते हैं। ये चा वर्ग के अंतर नीचे वाले सारे वर्ण आते हैं, टा के अंतर्गत सारे वर्ण आते हैं, ता के अंतर्गत सारे वर्ण आते हैं, और पा के अंतर्गत इसके नीचे के सारे वर्ण आते हैं। इसीलिए इनका नाम क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग होता है। तो अभी हमने जो नियम पढ़ा है उस नियमानुसार यदि वर्ग का प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण या चतुर्थ वर्ण हो और उसके पश्चात यह वर्ण हो, झ, भ, घ, ढ, ध, और ज, ब, ग, ढ, ध, यह वर्ण होंगे, तो इन वर्णों के स्थान पर यानी का, खा, ग, घा के स्थान पर गा हो जाएगा, चा, छा, ज, झ के स्थान पर जा हो जाएगा, टा, ठा, डा, ढा के स्थान पर डा हो जाएगा, ता, था, दा, धा के स्थान पर तीसरा दा हो जाएगा, पा, फा, ब, भा के स्थान पर बा वर्ण हो जाएगा। कब होगा, जब जमा यानी उत्तर पद में प्रथम वर्ण यह होंगे सारे। तो इस प्रकार से सामान्य सा अर्थ है, कोई भी वर्ण है, यानी मान लीजिए अगर क वर्ण है अगर संधि में और उसके बाद जमा के बाद झा वर्ण है, तो का के स्थान पर तीसरा वर्ण गा हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि किसी संधि में प्रथम पद का अंतिम वर्ण ता है तो और उसके जमा के बाद जा है, तो ता को कौन सा वर्ण हो जाएगा, दा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह एक सामान्य अर्थों में हमने बोर्ड में समझा कि किस प्रकार से ये वर्ग होते हैं और उनका किस प्रकार से इसको समझा जाता है। आइए उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। तो यहाँ पर जो उदाहरण है इनको देखिए। यहाँ पर एक उदाहरण है वाक जमा ईशः। तो यहाँ पर जो प्रथम वर्ण है का वर्ण है, इसके बाद ई वर्ण है, ई स्वर वर्ण भी आ सकता है, तो का के स्थान पर तृतीय वर्ण हो जाएगा यानी ग। तो यहाँ पर का स्वर के स्थान पर तीसरा वर्ण गा हो गया। तो जब संधि बनी तो वाग जमा ईशः यानी संधि होगी वाग जमा ईशः। इस प्रकार की यह संधि विच्छेद होगा और जब दोनों मिल जाएंगे तो ई गा में मिल जाएगा, तो क्या बनेगा, वागीशः यानी वाग जमा ईशः वागीशः। इस प्रकार से इसे करा जाएगा। दूसरा उदाहरण देखते हैं, जगत जमा ईशः। यहाँ पर भी ता वर्ण है और जमा के बाद स्वर वर्ण ई वर्ण है और ता के स्थान पर तृतीय वर्ण होगा ता था द। तो यहाँ पर जगत जमा ईशः हो गया। जब इसका मेल किया जाएगा तो जगदीशः बन जाएगा। इसके पश्चात अगला है सुप जमा अंतः। तो यहाँ पर जो पा वर्ण है, वर्ग का प्रथम वर्ण है, पा फा बा भमा में पा वर्ण प्रथम होता है, पा के स्थान पर तृतीय वर्ण होगा बा, तो क्या बन जाएगा, शुभ यानी शुभ जमा अंतः शुभंतः। इस प्रकार से इसकी सिद्धि हो जाएगी। इसी प्रकार से अच जमा अंतः चा छा जा, चा के स्थान पर जा हो जाएगा, तो यहाँ पर अजंतः बन गया। फिर दिक जमा अम्बरः। यहाँ पर का वर्ण है, का का तृतीय वर्ण होता है दिग, तो यहाँ पर बन जाएगा, क्या बनेगा, दिगंबरः। तो दिगंबरः बन जाएगा। इसके पश्चात अगली जो संधि है उसमें यदि आप देखें तो यहाँ पर है दिक जमा गजः। दिक जमा गजः का के स्थान पर क्या होता है, गा होता है, तो क्या बनेगा, दिग गजः। फिर सत जमा धर्म ता था द, ता था द और दा जब होता है तो यहाँ पर जमा से पूर्व दा है और जमा के बाद ध है, तो इस प्रकार से यह मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा, ध हो जाएगा ये। तो यहाँ पर बन गया सद्धर्मः। इसी प्रकार से अप जमा जम। तो यहाँ पर पा के स्थान पर तीसरा वर्ण क्या होगा, बा, तो क्या बन जाएगा, अबजम। ठीक इसी प्रकार से चित जमा रूपम। यहाँ पर ता के स्थान पर तीसरा वर्ण क्या होता है, ता था द, और जब यह मिलेगा तो किस प्रकार से मिलेगा, दा जमा रा का जो रू है वो इसमें मिलेगा, तो ये ऐसे बन जाएगा चिद रूपम। तो यहाँ पर ऐसे बनेगा चिद रूपम। इस प्रकार से
ये वर्ग का प्रथम वर्ण के स्थान पर तीसरे वर्ण की सिद्धि थी जो हमने जानी। आइए इसी में पाठ्यक्रम में दूसरा जो आ रखा है सूत्र उसका भी अध्ययन कर लेते हैं। दूसरा है पर सवर्णः। पर सवर्ण यानी दूसरे के बराबर हो जाना वर्ण को। कैसे होना? इसमें सूत्र है अनुस्वार से यही पर सवर्णः। यह सूत्र क्या कहता है? अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाले वर्ण के वर्ग का पंचम वर्ण हो जाता है। यह नियम पदांत में कभी नहीं लगता है। तो इसको एक बार समझ लेते हैं कि क्या बताना चाह रहे हैं। यदि हम इसको सामान्य रूप से समझे, यानी हमारे पास एक शब्द है संस्कृतम जमा पठति। संस्कृतम जमा पठति, तो ये कह रहे हैं यदि अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन आए, यहाँ पे संस्कृतम में जो ता है उसमें अनुस्वार है, और अनुस्वार के बाद कोई भी वर्गीय व्यंजन यानी कोई भी व्यंजन आए, वर्गीय यानी पा फा बा भा मा का खा ग घ, यानी का चा टा ता पा, इसके कोई भी वर्ण आते हैं इसके वर्ग के, तो अनुस्वार के स्थान पर आगे वाला जो वर्ण है, अनुस्वार के स्थान पर आगे वाला जो वर्ण है पा, उसका पांचवा वर्ण हो जाएगा। यानी पा फा ब भ मा, यानी पांचवा वर्ण हो गया मा। तो क्या बन जाएगा? संस्कृतम पठति। इस प्रकार से बनेगा। आइए अन्य उदाहरण के आधार पर और स्पष्ट रूप से समझते हैं। जैसे यहाँ पर है अम जमा कितः, तो यहाँ पर आ के ऊपर अनुस्वार है, और अनुस्वार को जो जमा के बाद पहला वर्ण है क, ठीक है ना, तो का पंचम वर्ण हो जाएगा। पंचम वर्ण क्या होता है? का खा गा घा ङ, यानी यह कुछ इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, जैसे यहाँ पर लिखा गया अंकितः, इस प्रकार से लिख सकते हैं इसे, ठीक है। और सम जमा कल्पः, तो यहाँ पर सा है, उसके ऊपर अनुस्वार है, अनुस्वार को पंचम वर्ण होगा। कौन सा पंचम वर्ण होगा अनुस्वार को? का, यानी यहाँ पर भी ङ हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा? ऐसे भी लिखा जा सकता है संकल्पः, तो पंचम वर्ण हो गया संकल्पा। इसके कुम जमा ठितः, तो यहाँ पर अनुस्वार के स्थान पर ठा का पंचम वर्ण होगा, यानी पंचम वर्ण ठा का कौन सा होगा? टा ठा ड ढ ण, यानी कुंठितः बन जाएगा। अम जमा चितः, तो यहाँ पर चा का पंचम वर्ण होगा, चा छा जा झा या, तो क्या बन जाएगा? अंचितः। इस प्रकार से अंचितः बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने व्यंजन संधि के दो सूत्रों का अध्ययन किया है। आप इसके उदाहरणों को और नियमों को भली भांति समझ लें, इसका अभ्यास करें और संपूर्ण वर्कशीट को आप अपनी कॉपी में उतार लें। आशा है आपको यह वर्कशीट समझ में आई होगी। धन्यवाद।